हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस ह्यूमर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। तो मित्रों, जैसा आप देख सकते हैं इस वीडियो सीरीज में हम लोग जो एनसीईआरटीज हैं उनको शुरू करा है हम लोगों ने। और एनसीईआरटी शुरू करने के क्रम में हमने ज्योग्राफी सब्जेक्ट को उठाया और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में 9th क्लास की एनसीईआरटी से हमने शुरुआत करी है, क्योंकि जब हम एनसीईआरटीज की बात कर रहे होते हैं तो 9, 10th, 11, 12 ये चार क्लासेस की जो एनसीईआरटीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और एनसीईआरटीज को भी प्रायोरिटाइज करें तो ज्योग्राफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्योग्राफी के लिए ये ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटीज हैं इनके लिए कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। तो हम ज्यादातर जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी हमें एंड ऑफ द डे पढ़नी होती है, इसलिए हमने जो सबसे पहले सब्जेक्ट शुरू करा है वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो एक चैप्टर हमारा ऑलरेडी आ चुका है, उसका वीडियो ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी सेपरेटली। तो ये हमारा दूसरे चैप्टर से जो है वीडियो होने वाला है, फर्स्ट वीडियो दूसरे चैप्टर को, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चंस यहाँ से काफी ज्यादा आते हैं, इसलिए दूसरा जो हमारा चैप्टर है इस चैप्टर को हम दो वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये इसका पहला पार्ट होने वाला है। चैप्टर है हमारा आपके सामने दूसरा यहाँ पर है। और का भारत का भौतिक स्वरूप, यानी कि जो हमारा भारत देश है इसका भौतिक स्वरूप कैसा है, कौन कौन सी जगह पर हमें कैसी चीजें मिलने वाली हैं। हम देखते हैं कि भारत में पहाड़ भी मिलेंगे आपको, पर्वत मिलेंगे, पठारी भाग भी मिलेगा, मैदान भी मिलेंगे, द्वीप भी मिलेंगे, कोस्ट भी मिलेगा, सारी चीजें हमें यहाँ पर मिल रही होंगी। तो हमें यही चीजें देखनी है कि भाई भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, इसका फॉर्मेशन कैसे बनता है, इसकी महत्वता क्या है, और कहाँ पर कौन कौन सी चीजें हमें किस तरह से प्रोवाइड होती हैं, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो जैसा मैंने बताया, भारत में हर प्रकार की आकृतियां जो है पाई जाती हैं। एक मैं चीज आपको और बताना चाहूंगा कि जो एनसीईआरटीज हम कवर करते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ कहानी या कविता की तरह मैं आपको एक एक वर्ड पढ़ के बता रहा हूँ। जो एक टॉपर्स के द्वारा जो सुझाई गई चीज होती है कि पहले मैं पढ़ता हूँ आपके लिए इस चैप्टर को, फिर उनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको डिस्कस करने वाली हैं उन करने वाली चीजों को मैं पहले हाईलाइट करता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल्दो जो स्क्रीन पर अगर आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है आप पॉज करके देख सकते हैं, अदरवाइज जो सारे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं कवर ही कर रहा हूँ। और वही जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक भी कॉन्सेप्ट आपसे नहीं छूटने वाला है, इस चीज का आप भरोसा रख सकते हैं। पॉज करके वीडियो को पूरे पेज को पढ़ के आप ये चीज चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसा हम बात कर रहे थे कि भारत में सभी हर प्रकार की जो भू आकृतियां हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर चाहे हम पर्वतों की बात करें, है ना, हमें पर्वतीय जो भाग है वो भी देखने को मिल जाएगा। मैदानों की बात भी करेंगे तो हमें उत्तर का मैदान है सबसे बड़ा मैदान, हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मरुस्थल की बात करेंगे तो हम गुजरात राजस्थान में मरुस्थल भी देखने को मिल जाएगा। पठारी भाग भी हमें देखने को मिल जाता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला एरिया, इस एरिया में हमें देखने को मिल जाएगा। द्वीप समूह यानी कुछ आइलैंड्स में, द्वीप समूह भी काफी चर्चा में भी थे। जब देखते हैं हमने मालदीव की जो बैंड बजाई थी मोदी जी ने, तो वहां पर लक्षद्वीप और जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सारी चीजों को भी हम यहाँ पर डिटेल में देख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखती हैं। अब सबसे पहले हम एक भारत की अगर एक चीजों की बात करें, अपने भू गर्भ की बात करें कि भाई किस किस तरह से भारत का जो भूभाग है उसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, जो भारत हमारा जो पूरा देश है, ये ऐसा नहीं है कि जस्ट एक झटके में चीजें सारी बन के एकदम कोई जादू हुआ वो क्रिएट हो गई हूँ। जो भारत का निर्माण हुआ है ना, वो विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। यानी ऐसा नहीं कि कुछ कुछ टाइम पे कुछ धीरे धीरे, क्योंकि देखिए जो फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है, किसी भी भू आकृति की निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। फिर चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो, मैदान हो, धीरे धीरे करके विभिन्न समय कालों में विभिन्न भू प्रक्रियाओं के द्वारा उस जो स्थलाकृति है उसका निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिन भूगर्भीय कालों के दौरान हम बात करेंगे, यानी कि अलग अलग जो टाइम पीरियड है, अलग अलग आकृतियों का अलग अलग टाइम पीरियडों पर धीरे धीरे शॉर्ट टर्म पीरियड में इनका निर्माण हो रहा होता है। और यहाँ पर जो जितनी प्रक्रियाओं के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, हम देखेंगे अपक्षय के द्वारा, अपर्दन के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा, वलन के द्वारा हम पर्वतों के निर्माण की बात कर रहे होंगे। तो इस तरह से हम सारी चीजों का यहाँ पर जो है बात कर रहे होंगे। अब जब हम फॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं तो कुछ थ्योरीज आती हैं। कुछ थ्योरीज में हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत पे आगे कि अभी यहाँ पर एनसीईआरटी में आगे आने वाला है हमारे बाद में थोड़ा सा। लेकिन मैं यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे यहाँ पर जो डिटेल्स जो आने वाली हैं वो डिटेल्स आपको प्लेट टेक्टोनिक जब तक समझ नहीं आएगा, जब तक कि हमें थोड़ा सा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में, मैं थोड़ा सा प्लेट्स के बारे में, महाद्वीपीय सिद्धांतों के बारे में आपको ना बता दूं। तो यही एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है यही आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब हमारी पृथ्वी का निर्माण होता है, जब देखो, अगर हम पूरे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को हम तीन भागों में, इसकी अगर हम एक काट लें, ठीक है, अगर हम इसकी एक काट की अनुप्रस्थ काट की बात करेंगे तो ये सबसे ऊपर का पार्ट हो जाता है। सबसे ऊपर पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की जो परत है इसको बोलते हैं हम क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट बोलते हैं। और दूसरा हम बात करते हैं जो उससे नीचे जो हमें मिलेगा, क्रस्ट, मेंटल और कोर।
इन तीनों, ये जो हमारी सबसे ऊपरी परत है, ये 3 भागों में बटी हुई है। ठीक है, तो जब हमें ये पृथ्वी जो इस तरह से निर्मित है, इसके भागों को हमने देख लिया। अब हम ये देखेंगे भाई इस पृथ्वी का निर्माण कैसे होता है। ये जो कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, आज के टाइम पर आप जितने देशों को देखते हैं, आप जितने महाद्वीपों को देखते हैं, वो एग्जैक्टली स्टार्टिंग में ऐसे नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा इन सारी चीजों को देख रहे होंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक महाद्वीपीय सिद्धांत का थोड़ा सा ओवरव्यू समझा देता हूँ। मान लीजिए इस तरह से हमारी पहले पूरी पृथ्वी थी। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री यानी कि जो विषुवत रेखा वाला एरिया हो जाएगा यहाँ पर ये। अब स्टार्टिंग में इनिशियली टाइम पे क्या होता है, एक पूरा जो भूभाग है, ये जिस तरह से यहाँ पर ना टूटे हुए जब भी जैसे प्रेजेंट में देखते हैं, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ पर आपको जो यूरोप और एशिया देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे अफ्रीका मिल जाएगा, यहाँ इंडिया मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा। अभी जिस तरह से टूटा हुआ है, स्टार्टिंग में सारी चीजें ऐसे नहीं होती हैं। स्टार्टिंग में ये सारी चीजें कैसे होती हैं, तो भाई जितना भी सारा पूरा भूभाग है ना, पूरा यानी कि ये सब टूटा हुआ नहीं था, एक ही था, एक ही तरह से जुड़ा हुआ था, ये तरह से सुगठित था ये। और इस भूभाग को हम बोलते थे पेंजिया। ठीक है, इसका नाम क्या था, पेंजिया बोलते हैं हम इसको। और यहीं पर पेंजिया बोलते हैं। और यहाँ पर जो भूभाग था, और यहाँ पर हम बात करेंगे जो पानी, जितने भी अभी समुद्र हैं, जितने टूटे अभी समुद्र अलग अलग हम देखते हैं, चाहे वो पैसिफिक ओशियन हो, चाहे अटलांटिक, चाहे इंडियन ओशियन, पहले एक ही समुद्र हुआ करता था, इसको बोलते थे हम पैंथालासा, है ना। पेंजिया और पैंथालासा दो तरीकों से था। लेटर ऑन क्या होता है, संवहनीय धाराएं रही, पोलर फ्लिंग फोर्स रहा, ठीक है, बहुत सारी चीजें, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का, ठीक है, ये सारी चीजें मिलके क्या होता है, ये टूटते हैं। ठीक है, और ये टूटते हैं और खिसकने लगते हैं। तो जब ये टूटता है पूरा भूभाग, तो बीच में से यानी वो ऊपर की तरफ जाता है। इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम लॉरेशिया करके बोलेंगे इसको, ऊपर वाला जो पार्ट आएगा। ठीक है, और नीचे वाला जो आएगा पार्ट, इसको बोलेंगे हम गोंडवाना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे गोंडवाना, जो टूट के यानी कि यहाँ नीचे की तरफ आ जाता है, इसको बोलेंगे गोंडवाना, ऊपर वाला हो जाएगा लॉरेशिया। ठीक है, और बीच में जो हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारा टेथिस सागर होता है। इसमें यहाँ पर जो बलन होते हैं, इन्हीं बलनों में जो है प्रेशर पड़ने के कारण, संपीड़न बल के कारण वलय पर्वतों की जो है उत्पत्ति होती है, जिनका एग्जाम्पल हम जो है अभी आगे हिमालय की तरह देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने भी आपको एक ओवरव्यू बताया, अपने आप एक बहुत बड़ी थ्योरी है, ये सारी थ्योरी हमें डिटेल में पढ़नी होती है, बट थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक को समझाने के लिए भी जो कीवर्ड हमारे सामने आते हैं, मैंने अभी आपको इसलिए बताया है। चलिए मूव करते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की बात करेंगे तो जो पृथ्वी की ऊपरी परपटी है, जो मैंने आपको बताया ना, क्रस्ट मेंटल कोर में जो पृथ्वी की बटी हुई है, तो जो पृथ्वी की जो ऊपर की परपटी है, जो क्रस्ट है, वो 7 बड़ी प्लेटों में डिवाइडेड है। ठीक है, यानी कि जो पूरी पृथ्वी है, इसको 7 प्लेटों में हमने बांटा गया है। 7 तो ये बड़ी मेजर प्लेटें, कुछ छोटी माइनर प्लेट्स भी हैं, इन चीजों को ध्यान रखेंगे। अब होता क्या है, ये जितनी भी सारी प्लेट है ना, हमारे जो महाद्वीप है, उनको आप ऑलमोस्ट पूरे महाद्वीपों में नहीं, एक प्लेट में एक से ज्यादा महाद्वीप भी होते हैं, उन सारी चीजों को भी आप आगे आने वाले प्लेट का एक आप नीचे आपको एक मैप मिलेगा, वहां पर आप सारी प्लेटों को मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो सारी प्लेट्स हैं ना पृथ्वी की, जितनी सारी प्लेटें हैं, वो प्लेटों में मूवमेंट होती है, वो प्लेटें गति कर रही होती हैं। ठीक है, और जब वो गति कर रही होती हैं, जो 7 बड़ी प्लेटें हैं और कुछ माइनर प्लेटें हैं, जब ये सारी प्लेटें गति कर रही होती हैं, तो जो महाद्वीपीय शैलें हैं, यानी कि जो कॉन्टिनेंट वाला एरिया है, उनमें प्रेशर उत्पन्न होता है, दबाव उत्पन्न होता है। और उस दबाव के कारण ही कुछ वलन की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम देखेंगे, वलन के द्वारा हमारे पर्वतों का निर्माण होगा। वलन कैसे, मान लीजिए यहाँ पर कुछ अवसाद या फिर कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, वलन इसमें यहाँ पर ऐसे करके प्रेशर लग रहा है। ठीक है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है। जब दोनों साइड से प्रेशर लग रहा है, तो ऊपर की ओर उठेगा ना, ये दबेगा तो ऊपर की ओर उठेगा ना, और इसी प्रकार से हमारे पर्वतों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो वलन की प्रक्रिया इसको बोलते हैं। इसी वलन की प्रक्रिया के कारण जो है पर्वतों की उत्पत्ति होगी। भ्रंशीकरण के द्वारा हम देखेंगे द्रोणियों की उत्पत्ति होगी, जो भ्रंश बनेंगे, जो घाटियां बनेंगी, उनकी उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी के द्वारा भी हम देखेंगे कुछ पठार, कुछ पर्वतों और जो कुछ द्वीप हैं, उनकी उत्पत्ति होती है ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण। ठीक है, अब ये प्रक्रियाएं होती कैसे हैं, ये प्लेटों की मूवमेंट होती कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल, यहाँ पर ये जो ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर जो आपके सामने एक जो मैप दिया गया है, उनकी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्लेटों की सीमा होती है, संचलन होता है, वो कैसे होता है। तो देखो, यहाँ पर 2 प्लेटों को दिखाया गया है, प्लेट ए इसको मान लेते हैं, प्लेट बी हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब ये अब एक प्रकार होता है अभिसारी परिसीमा, है ना। यहाँ पर वो सबसे ऊपर वाला जो प्लेट, हम यहाँ पर जो क्रस्ट की बात कर रहे होंगे, तो अभिसारी का मतलब क्या है, मान लीजिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं। अब एक दूसरे की ओर आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा संपीड़न बल लग रहा होगा। अब संपीड़न बल यहाँ पर लग रहा होगा, तो दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे, ये एरिया, यहाँ पर वलन उत्पन्न होगा, और यहाँ पर जो भी मेटेरियल होगा वो ऊपर की ओर उठ जाएगा, और यहाँ पर हम क्या देख रहे होंगे, यहाँ पर जो पर्वतों की उत्पत्ति हो जाएगी। अभिसारी प्लेट सीमा में ये क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट में भी आता है कि जो अभिसारी परिसीमा होती है, यानी कि अभिसारी का मतलब संपीड़न बल एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो वहां पर पर्वतों का निर्माण हो रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आता है यहाँ पर अपसारी। अपसारी का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ तो संपीड़न बल लग रहा था, यहाँ प्लेट ए और प्लेट बी है, ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। ठीक है, इधर ये यानी कि जुड़ी हुई थी, एकदम पास में थी, अब ये एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। तो यहाँ पर ये जो एरिया था, यहाँ पर गैप बन जाएगा, यहाँ पर भ्रंश बन जाएगा, यहाँ पर घाटियों का निर्माण हो जाएगा बीच में से। जब ये खाली जगह हो जाएगी, तो यहाँ पर घाटियां बन जाएंगी कि नहीं बनेंगी। ठीक है, तो अपसारी प्लेट सीमा में क्या लगता है,
यहाँ पर तनाव बल लग रहा होता है, यानी कि जो संपीड़न का अपोजिट होता है, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेंसाइल फोर्स है वो लग रहा होता है। दोनों को हमने देख लिया। तो यहाँ पर घाटियां, द्रोणियां वगैरह इनका निर्माण होता है अब सारी परिसीमा के कारण। रूपांतर परिसीमा की हम बात करेंगे तो दोनों प्लेट है ना समानांतर रूप से एक दूसरे के अपोजिट में भाग रही होंगी, यानी कि एक प्लेट नीचे की तरफ आ रही है, एक प्लेट ऊपर की तरफ भाग रही है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन होगा, यहाँ पर घर्षण होगा। ठीक है, यहाँ पर घर्षण के कारण आप देखते हैं, हम देखते हैं कई बार जो भूकंप है, यहाँ भी भूकंप देखने को मिलता है हमें, यहाँ भी भूकंप अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी कुछ जो निर्माणकारी स्थलाकृतियां हैं, इनका भी निर्माण यहाँ पर हो रहा होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्लेट्स के टाइप है और प्लेटों का जो मूवमेंट है, प्लेट्स जो गति कैसे करती हैं, उन सारी प्लेट्स को हमने यहाँ पर देख लिया। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर जो प्लेट है वो डिटेल में आपको यहाँ पर देखने वाली है। यहाँ पर हम सारी प्लेट्स को देख रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको आपको और जूम इन कर लेता हूं सो दैट चीजें इजिली क्लियरली विजिबल हों। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये रहा। तो हम जिन सारी प्लेट्स के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर आपके सामने सारी प्लेट हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो यूरेशियन प्लेट है, हमें यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगी, ये यूरेशियन प्लेट और यहाँ ये यूरेशियन प्लेट। यानी जब हम गोल करके इनको जैसे फोल्ड करके देखेंगे तो ये दोनों पास में ही आ जाएंगी। मेजर प्लेट्स यहाँ पर दिखाई गई हैं, ये हो गई हमारा उत्तरी अमेरिका वाला जो महाद्वीप है, यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट हो जाएगी। यहाँ पर प्रशांत महासागरीय प्लेट हो जाएगी, है ना, ये पूरी जो महासागर से बनने वाली प्लेट है। यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे तो ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट, यानी साउथ अमेरिका वाला है, इसको दक्षिण अमेरिकी प्लेट। यहाँ पर जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर अफ्रीकी प्लेट हम इसको बोल रहे होंगे। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हम बोल रहे होंगे, पूरी ये जो हमारी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वाला पूरा जो पार्ट है, हम इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोल रहे होंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर, यहाँ नीचे हम देख रहे हैं अंटार्कटिक प्लेट देख रहे होंगे। अब ये जो प्लेटें तो हमें दिख गई, लेकिन यहाँ पर कुछ जो देखो एनसीईआरटी के जो ग्राफ्स होते हैं ना, या फिर जो मैप होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से हमें बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो प्लेट की गति की दिशा यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई प्लेट किस साइड मूव कर रही है, यानी यहाँ पर देखो अगर ऐसे दिखा रहा है तो प्लेट ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर रही है। आगे आने वाले जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे तो वहाँ जिग्स ऑफ इट देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे अगर ये अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट थोड़ा ऊपर धस जाएगा तो एक्जैक्टली यहाँ पर ये जो खांचे बने हुए हैं उनमें एकदम बिल्कुल पूरी तरह से फिट हो जाएगा। तो आगे हम इनका जो प्रमाण देख रहे होते हैं उनमें एक आता है जिग्स ऑफ इट थ्योरी, तो उसकी का यहाँ पर ये एग्जांपल देख सकते हैं हम। यहाँ पर जो कुछ पर्वत बने हुए हैं उसको बोलते हैं विनाशकारी प्लेट सीमा। विनाशकारी प्लेट सीमा का मतलब ये है कि मैंने आपको संपीड़न बता रहा था ना, कि संपीड़न के द्वारा इस तरह से जब संपीड़न बनेगा तो यहाँ पर टक्कर होगी इनमें, ये जो दोनों टकराएंगे तो इनका यहाँ पर जो मटेरियल होगा ये ऊपर उठेगा और ऊपर उठ के यहाँ पर जो है पर्वतों का निर्माण होगा। तो देखो यहाँ पर इस एरो टाइप के बन रहे हैं, तो आप यहीं पर हम सारी चीजों को देख रहे होंगे। यहाँ हमें जो है पर्वत देखने को मिलेगी। यहाँ अगर हम उत्तरी अमेरिका में साइड में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें अलास्का वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें तो हमें रॉकी वगैरह यहाँ देखने को मिल जाता है। साउथ अमेरिकी प्लेट में अगर देखो यहाँ पर ये जो सारी चीजें देखने को मिल रही है, यहाँ पर हमें रॉकी सबसे लंबी विश्व की जो पर्वत श्रृंखला देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये साउथ ईस्ट वाली चीजें देख ली, एशिया वाली चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये देखो हमारा ये जो वाला एरिया देखेंगे तो यहाँ पर हिमालय वाला पूरा एरिया दिख जाएगा, जहाँ पर हिमालय और अंडमान निकोबार तक जितने भी पीक हैं, जितने भी सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, इंडोनेशिया में का जो पहाड़ी क्षेत्र मिल जाएगा, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर एग्जैक्टली वही जो ऑस्ट्रेलिया के जो हम बात करेंगे और आगे की तरफ पैसिफिक ओशियन में, और हम यहाँ पर देख रहे होंगे न्यूजीलैंड वगैरह की साइड में, ये सारी चीजें देख रहे होंगे। तो यानी ये हो गया सारा पर्वतीय एरिया। यहाँ पर ये जो दिखाया हुआ जो वलन के द्वारा यहाँ पर पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो ये जो मेजर जो प्लेट्स हैं हमने ले लिया है। अब हम बात करेंगे तो एक जो कुछ यहाँ पर ये जो ग्राफ होते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि विश्व के अधिकतर जो ज्वालामुखी हैं, जो जितने भी जो वोल्केनिक हैं, वो भूकंप संभावित क्षेत्र और प्लेटों के किनारे पर ही स्थित हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी जो हम प्लेटों के किनारे देख रहे थे, तो जो भूकंप संभावित क्षेत्र होंगे, देखो भाई भूकंप कब आएंगे, हम जब चीजें देख रहे थे तो जब मैं बता रहा था ना आपको कि जब मान लीजिए दो प्लेटें हैं, एक दूसरे की ओर आ रही है ना, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, और जब इनमें जबरदस्त टक्कर होगी, तो जब टक्कर होगी तो उससे इनमें फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, टक्कर होगी, फ्रिक्शन उत्पन्न होगा तो भूकंप आते हैं। ठीक है, तो जितने भी ज्वालामुखी आ रहे हैं यहाँ पर, ज्वालामुखी और जितने हम देखेंगे तो प्लेटों के किनारे पर ही हम देख रहे होंगे यहाँ पर चीजें, है ना। तो देख रहे हैं ना, प्लेटों के किनारे पर ही ये सारी चीजें ज्यादातर हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ भी प्लेटों के किनारे, यहाँ भी प्लेटों के किनारे पर, यहाँ भी प्रशांत महासागर ये प्लेटों के किनारे पर, ये जो पूरी हम देख रहे होंगे, तो इसको तो हम पूरा कंप्लीटली देख रहे होते हैं, रिंग ऑफ फायर जिसको हम बोल रहे होते हैं। एक नाम आगे हम जानेंगे, रिंग ऑफ फायर जिसे हम बोलते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी क्रियाएं रिंग ऑफ फायर में हो रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। चलिए, अब जब हम बात कर रहे हैं, मैं आपको जब महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी बता रहा था तो मैंने बताया था आपको सबसे जो प्राचीन भाग होता है, प्रायद्वीपीय भाग होता है, जो गोंडवाना एरिया होता है, जो प्रायद्वीपीय भाग होता है। प्रायद्वीप का मतलब ये होता है कि जैसे हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो वो एरिया जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, तो जो प्रायद्वीप है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। गोंडवाना को मैंने आपको बताया था जब पेंजिया पैंथालासा देख रहे थे, तो जो दक्षिण वाला एरिया था उसको हम गोंडवाना के नाम से जानते थे, ऊपर वाला था हम उसको लॉरेशिया के नाम से जान रहे होते हैं। तो जो प्रायद्वीपीय भाग होता है हमारे भारत का, वो गोंडवाना का ही हिस्सा होता है, जो कि नीचे वाला हिस्सा था। ठीक है, अब हम बात करें
तो जो गोंडवाना यानी कि जो नीचे वाला जो विघटन हुआ था देखो लॉरेशिया हम तो आ जाएंगे ऊपर वाले यानी कि नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा, यूरोप और एशिया वाला पार्ट सारा आ जाएगा। तो और लेकिन लॉरेशिया में, और गोंडवाना की हम बात करेंगे तो गोंडवाना में आ जाएगा हमारा इंडिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, साउथ अफ्रीका आ जाएगा, और दक्षिण अफ्रीका का भाग, और दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक भाग, यानी कि 0 डिग्री से नीचे वाले जो मेजर कंट्री है वो सारे गोंडवाना के पार्ट में अंतर्गत आ जाएंगे उसी के अंदर सारे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई भारत का निर्माण कैसे होता है, हिमालय का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने आपको प्लेट्स बताया कि 7 जो मेजर प्लेटें होती हैं, कुछ माइनर प्लेटें होती हैं। उन्हीं में से जो हम एक यूरेशियन प्लेट की बात कर रहे थे, उनमें से जो यूरेशियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जो है मतलब जो दो प्लेटों का टकराव होता है। ठीक है, और जो यूरेशियन प्लेट से जो टकराती है हमारी जो गोंडवाना भूमि से जो भारत ऑस्ट्रेलिया प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की हम बात कर रहे थे वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है। देखो मैं फिर से आपको यहाँ पर प्लेट दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिख रही है आपको, यहाँ पर यूरेशियन प्लेट दिख रही है। इन दोनों प्लेट्स में मूवमेंट होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे की ओर आ रही होती हैं, ऐसे संचलन कर रही होती हैं। तो ये दोनों टकराती हैं, और जब ये दोनों देखो यूरेशियन प्लेट यहाँ हो जाएगी, ये वाला जो एरिया दिख रहा है। ठीक है, और हमारी ये हो जाएगी कौन सी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और जब ये ऐसे आ रही है इधर से, ये ऐसे आ रही है, और जब यहाँ पर टक्कर होगी जबरदस्त, तो टक्कर होगी यहाँ पर, तो उस तरह से हमारे हिमालय का यहाँ पर निर्माण होने को देख रहे हैं। यानी कि बीच में जो वलन की जो जगह है, बीच में वहां पर कुछ अवसाद मिलेंगे हमें देखने को, और वो अवसाद जब टक्कर आएंगे, जब उनमें दबाव उत्पन्न होगा तो वो ऊपर की ओर उठ रहे होंगे। ठीक है, उनमें यहाँ पर इस तरह से दबाव उत्पन्न होगा, जब टक्कर होगी उनमें, तो ये जो वाला पार्ट होगा ये ऊपर की ओर उठेगा। सीधी सी बात है, सिंपल सा जो फंडा है कॉमन सेंस वाली, ये ऊपर की ओर उठ जाएगा और एक पर्वत बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों प्लेटों के बीच जो टेथिस था वो भू अभिनति की, उन पर यहाँ पर जो अवसादी चट्टाने थी, यानी कि वही वाली बात है, जो यूरेशियन प्लेट थी यहाँ पर और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, यहाँ पर जो अवसाद थे उनमें टक्कर हुई, वो ऊपर की ओर उठे, और यहाँ पर हम हिमालय और वेस्ट एशिया में जो पर्वतीय श्रृंखला है उन पर्वतों की उत्पत्ति हम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम गोंडवाना भूमि, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि उसका अंगारा लैंड यानी कि जो लॉरेशिया है उसको हम अंगारा लैंड भी बोलते हैं, पेंजिया का जो दक्षिणतम भाग है उसको, और जो ऊपरी भाग था उसको हम लॉरेशिया बोलते हैं, या फिर लॉरेशिया या फिर अंगारा लैंड एक ही बात है। नीचे वाला जो होता है उसे हम गोंडवाना लैंड बोलते हैं। ठीक है चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो हम टेथिस सागर की हम बात कर रहे थे, जो पानी वाला एरिया था उसमें हिमालय ऊपर उठ गया था। वहां पे बात करेंगे तो जो टेथिस सागर में जो अवसाद थे उनके ऊपर होने से हिमालय बन गया था। अब प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे तो इनके उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक द्रोणी का निर्माण होता है। ठीक है, और यानी जो नदी द्रोणियां हैं, अब ये जो नदी द्रोणियां यहाँ पर काफी जो प्रायद्वीपीय पठारों से आ रही हैं, या फिर जो उत्तर के साथ से जो पर्वतों से जो नदियां आ रही हैं, उन नदियों के साथ अवसाद भी बह के आता है। और यानी कि कुछ जो मिट्टी कंकड़ पत्थर वो सारी चीजें, जैसे मान लीजिए यहाँ से इस तरह से नदियां बह के आ रही हैं, और ये मैदान वाला अभी प्रेजेंट में एरिया है, पहले ये ऐसा नहीं था, यहाँ पर नदी द्रोणियां बन गई थी। ठीक है, यानी कि घाटियां टाइप की बनी हुई थी। अब इन घाटियों के ऊपर से जो बह के नदियां आ रही हैं वो अपने साथ पहाड़ों को काट के वहां से, तो अपने साथ वो अवसाद भी तो लेके आएंगी, कंकड़ पत्थर रेत बालू ये सारी चीजें आएंगी। और धीरे धीरे जब ये एरिया आता है तो यहाँ पर ढलान कम हो जाता है, और ये ढलान कम हो जाएगा तो पानी का प्रेशर भी यहाँ पर कम, बहाव भी कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये सारा का सारा जो मैटर है यहाँ पर जमना शुरू हो जाता है, और एक लॉन्ग टाइम में यहाँ पर इस तरह से जमते जमते यहाँ पर जो भारत का उत्तरी मैदान है उसका निर्माण हो जाता है। ये समतल एरिया हो जाता है, जो आज के टाइम पर हम यूपी बिहार और ये सारा एमपी और ये सारा आगे की तरफ झारखंड वगैरह यहाँ पर पूरा एरिया देखेंगे, तो यहाँ पर दिल्ली विल्ली ये सारा एरिया हम देखेंगे तो ये जो है आ जाता है हमारे मैदानी भाग के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इस तरह से जो आज के टाइम पर काफी उपजाऊ है, हम यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा बेस्ट कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस देख सकते हैं। यहाँ पे समतल भूभाग का निर्माण होता है, और इसे हम उत्तरी मैदान की बात यहाँ पर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा हिमालय का निर्माण कैसे होता है, उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे होता है, निर्माण की हमने अब बातें कर ली। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो पर्वतीय जो भाग होंगे उनकी हम बातें कर रहे होंगे अभी थोड़ी देर बाद। यहाँ पर हम हिमालय पर्वत की थोड़ा सा ओवरव्यू और ले लेते हैं। तो हिमालय पर्वत की अगर बात करें तो हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, और हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। युवा स्थलाकृति क्यों है, क्योंकि भाई यहाँ पर देखो हमें ऊंचे शिखर भी मिल जाएंगे, गहरी घाटियां भी मिल जाएंगी, यानी कि बहुत ऊंचाई मिल रही है तो घाटियां भी मिल रही हैं, तेज बहने वाली नदियां भी मिल रही हैं जिनका फ्लो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और उत्तरी मैदान बात करें तो ये जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे। और प्रायद्वीपीय पठार की बात करें, यानी कि प्रायद्वीप जब हम पठारी क्षेत्र की बात करेंगे आप भारत में, तो हम दिमाग में लेके आएंगे हमारा कुछ भाग मध्य प्रदेश का, कुछ भाग हम बात करेंगे झारखंड वाला एरिया, छत्तीसगढ़ वाला एरिया। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट अगर हम वेस्ट बंगाल की साइड भी चले जाएंगे तो ये जो आ जाएगा हमारा सारा ये पठारी भागों में आ रहा होगा, उड़ीसा वाला एरिया। यहाँ पर हम बात करेंगे तो पठारी भाग में आप इन चीजों को दिमाग में ला रहे होंगे। ठीक है, अब ये जो पठार है वो आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। जब हम शैलों की बात करते हैं तो भाई इग्नियस रॉक्स
और रूपांतरित शैलें क्या होती हैं। आग्नेय, जब मैं इसको अपने टेस्ट सीरीज वाली जो वीडियोस हैं उनमें जब टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं तो मैं पता नहीं कितनी बार इसको बता चुका हूँ। सिंपल सा मतलब होता है, रॉक्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, आग्नेय चट्टानों की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो वो चट्टानें चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं। अब आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं, पृथ्वी के अंदर से जो गर्म गलित पदार्थ जो लावा और मैग्मा है वो ऊपर पृथ्वी के अंदर से निकल के पृथ्वी की सतह पर आता है, और वो ऊपर आने के बाद जब वो ठंडा हो जाता था, उस तरह से उनके ठंडा होने से बनी जो चट्टानें होती हैं उनको बोलते हैं हम इग्नियस रॉक्स या फिर आग्नेय चट्टानें। अवसादी चट्टानें जो हमारे अवसाद होते हैं, जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद होते हैं, उनके जमने से अवसादी चट्टानें बन जाती हैं। रूपांतरित शैलों की जब हम बात करते हैं तो यानी कि रूप बदल के, रूपांतरित का मतलब यही रूप बदल के बनी हुई शैलों को बोलेंगे। कैसे, जो इग्नियस और जो हमारी मेटामॉर्फिक या फिर अवसादी जो चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों में जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर से और बहुत ज्यादा प्रेशर जब हाई हो जाता है तो इनके जो गुण हैं वो बदल जाते हैं और वो रूपांतरित शैलों में जब बदल जाती हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रायद्वीपीय पठार की, तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे तो आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से बना है हमारा ये जो एरिया हो गया। यानी कि वहां पर जो पहाड़ियां मिलेंगी, बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर पहाड़ियां मिलेंगी, लेकिन उनकी ऊंचाई ऐसी नहीं है कि हम हिमालय की जो पहाड़ियां हैं उनसे उनका कंपैरिजन कर लगे जाएं। बहुत चौड़ी घाटियां मिलेंगी हमें वहां पर, और जो है जो उनकी वहां पर कुछ छोटी छोटी जो हमें पहाड़ियां मिल रही होंगी, वो पहाड़ियां हमें उनकी ऊंचाई बहुत कम मिलेगी, और वो घूमने के या फिर मनोरम दृश्य से वो बहुत बेहतरीन अपना वहां पर एक बहुत प्यारा एक दृश्य बना रही होती है। इसलिए आप देखेंगे झारखंड का कुछ एरिया रहेगा, छत्तीसगढ़ में वहां पर जो पहाड़ी एरिया है, जो हिली एरिया है, वो बड़ा प्यारा वातावरण यहाँ पर बना रहा होता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर भौगोलिक वितरण की बात कर रहे हैं भारत में, यानी कि जो भौगोलिक वितरण है, जैसे कि भौगोलिक वितरण में यानी कि हम डिटेल में स्टार्टिंग में देख रहे थे कि भाई भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो भी देखने को मिलेगी, उत्तरी मैदान भी, प्रायद्वीपीय पठार भी, भारतीय मरुस्थल भी, तटीय मैदान भी, द्वीप समूह भी। ठीक है, अब ये जो एनसीईआरटी देखो जो सोर्स होते हैं ना, सबसे बेस्ट सोर्स होते हैं। हम एक एक से सारी चीजों को जो एनसीईआरटी में दी हुई है, मैं एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है, एनालिसिस है, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, इन सारी चीजों के हिसाब से आपको मैं यहाँ पर चीजों को समझाने वाला हूँ। तो अभी ये क्योंकि देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान, ये थोड़े से यहाँ से क्वेश्चन, हिमालय से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि हिमालय का जो वर्गीकरण अभी हम देख रहे होंगे काफी डिटेल में जाएगा। तो अभी इन दो जो करेक्टरिस्टिक है अपने भारतीय भूभाग की, हम इनको दो को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, हिमालय को और उत्तरी मैदान को। हिमालय को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हिमालय की जो चोटियां हैं वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो स्टार्टिंग करते हैं अभी हम हिमालय पर्वत श्रृंखला की। ठीक है, एक एक से यानी कि दो वीडियो में तो हम ओवरऑल इसको देख ही लेंगे। चलिए भाई, हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय के फॉर्मेशन को हम और आप देख चुके हैं। मैंने बताया था कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो इनमें पड़ने वाला जो हमारा वलन होता है, जो वलन बनता है, यहाँ पर इनकी दोनों की टक्कर होती है तो उनके बीच में जो अवसाद होते हैं, उनके अवसादों से हमारा जो हिमालय है उसका निर्माण हो रहा होता है। प्लेट दो कौन सी टकराती है इनका ध्यान रखना है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, आपको पता भी होना चाहिए कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखिए, हिमालय में बहुत सारी जो श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारे पर्वत मिलते हैं, हिमालय एक अपना सीरीज में बना हुआ है, बहुत सारी श्रृंखलाएं हमें देखने को मिलती हैं, सारी श्रृंखलाओं को हम अभी देख रहे होंगे। लेकिन श्रृंखलाओं के बारे में बात करें तो जो नदियां हैं, नदियों को भी हम थोड़ा सा अटैच करके इनको देखेंगे कि हिमालय की जो श्रृंखलाएं बनेंगी वो सारी पश्चिम वाला जो एरिया है वहां में सिंधु नदी से लेके, यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर वाला एरिया है, वहां पर वो सिंधु नदी से लेके पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश वाला जो बॉर्डर है, या फिर भारत में हम असम की बात करें तो वहां तक हमारा पूरा हिमालय फैला हुआ है, अभी हम मैप में भी देख रहे होंगे। और हिमालय की बात करें तो हिमालय के अंतर्गत ही विश्व की ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय जो हमारा, यानी कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी मिलेगी तो हिमालय मिलेगा। दो दो चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला फैक्ट तो हमने देख लिया कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी, हिमालय। दूसरा, ऊंचाई में और लंबाई में आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, कई बार ये आपको बार बार जब घटना चक्र वगैरह स्टेट पीसीएस में तो ये क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेगा, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, उत्तराखंड हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, वहां पर आपको ये भर भर के मिलने वाला है। तो वहां पर क्या होगा, हम जब दो चीज देख रहे होंगे कि जब ऊंचाई के मामले में सबसे ऊंची चोटी देख रहे होंगे तो हिमालय मिल जाएगा, लेकिन जब लंबाई के मामले में बात कर रहे होंगे तो यहीं पर एडिशनल फैक्ट मैं आपको बता दूं याद रखने के लिए, ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। जब हम सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला देख रहे होंगे तो हम साउथ अमेरिका में जो एंडीज नाम की पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में इसको देख रहे होंगे। एंडीज में और हिमालय में आपको अंतर ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और ज्यादातर लोग जो है कंफ्यूज हो रहे होते हैं। लंबी इसलिए कि जब हम साउथ अमेरिका को देखेंगे तो इस तरह से, अगर मान लीजिए हमारा कुछ साउथ अमेरिका बना हुआ है तो साउथ अमेरिका में जो एंडीज है वो इस तरह से फैला हुआ है, एकदम उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ठीक है, अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो स्टार्टिंग में एकदम देखेंगे ऊपर कोलंबिया और हमारा जो इक्वाडोर है वहां से शुरू करके नीचे चिली तक हमें बिल्कुल एग्जैक्टली मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए एनी हाउ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो हमने देख लिया हिमालय को पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र पूर्व तक फैला हुआ है। अब हम यहाँ पर बात करें तो लंबाई की बात करें हिमालय की ऑलमोस्ट, यानी कि पश्चिम से लेके जो आगे तक फैला हुआ है, तो ये लंबाई हो जाएगी हमारी ऑलमोस्ट 2400 किलोमीटर, यानी कि 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, अब हम आगे एक चीज ये और देख रहे होंगे, इस चीज को मैं आपको मैप पे भी दिखा रहा हूँ कि इसकी जो हिमालय की चौड़ाई है वो पश्चिम में यानी कि कश्मीर में वो ज्यादा है 400 किलोमीटर, और अरुणाचल में 150 किलोमीटर है।
ये जो लाइन लिखी हुई है ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है, अभी जो मैंने आपको ये डेटा बताया कि चौड़ाई पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा है और पूर्व वाला एरिया है, यहाँ पर चौड़ाई कम हो जाती है। ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन आपको कितनी बार मिल जाएगा, एग्जाम में आया वो भी क्वेश्चन मिल जाएगा, स्टेट पीसीएस में भी मिल जाएगा, यूपीएससी में भी मिल जाएगा। आप किसी भी कोई भी प्रकार का आप कोई मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, वहां भी आपको ये भर भर के मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ही अपने आप में क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से देख लेंगे कि जो हमारा हिमालय है उसकी पश्चिम में चौड़ाई बहुत ज्यादा है और पूर्व में हो जाते जाते उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। ये मैं आपको एक्जैक्टली यहाँ पर मैप में दिखाना चाहूंगा। तो ये जो डार्क ब्राउन रंग का है आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये पूरा एरिया, यहाँ पर इसकी चौड़ाई कितनी ज्यादा है पश्चिम वाले एरिया में हिमालय की, लेकिन यहाँ अरुणाचल तक आते आते बहुत पतला होता गया है। एग्जैक्टली इसी से क्वेश्चन भी आता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, मॉक टेस्ट में, पीसीएस में, ये क्वेश्चन आपको भर भर के मिल जाएगा। तो इस फैक्ट को आप डाल लेंगे, यानी कि पश्चिम में, यानी कि कश्मीर की तरफ जो हिमालय है उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है और जो पूर्व वाला एरिया है वहां पर उसकी चौड़ाई बहुत कम हो जाती है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है, देखिए चौड़ाई तो यहाँ पर ज्यादा है, अगर यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है तो जो जो पहाड़ियां होंगी, जो पीक्स होंगी, उनकी जो चोटियां होंगी ना, उन चोटियों की ऊंचाई कम होगी। ध्यान रखेंगे, चौड़ाई अधिक है लेकिन ऊंचाई अधिक नहीं है पश्चिम वाले एरिया में। पर क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर पतला एरिया है और जब यहाँ पर फोर्स लगेगा, संपीड़न बल लगेगा, तो जब पतला है तो बहुत ज्यादा नहीं फैलने का स्कोप नहीं, तो ऊंचा उठता जाएगा, ऊंचा उठता जाएगा और ऊंचा होता जाएगा। इसलिए चौड़ाई भले ही पश्चिम में ज्यादा है, चौड़ाई पूर्व में कम है, लेकिन जब ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई पश्चिमी हिमालय की चोटियां हैं उनमें ऊंचाई कम मिलेगी, जबकि पूर्वी हिमालय की जो चोटियां होंगी उनमें ऊंचाई अधिक मिलेगी। इसीलिए जब हम जो माउंट एवरेस्ट देख रहे होते हैं, ये आपको ऑलमोस्ट लगभग पूर्वी हिमालय में देखने को मिल रहा होता है। ये फैक्ट भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपके लिए एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये चीज हर जगह लिखी तो नहीं मिलेगी एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जोर डाल के बता रहा हूँ। पढ़ने का उद्देश्य हमारा सिंपल सा इतना ही है, चीजों को हमारा देखने का उद्देश्य इतना ही है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो। तो जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैं उनको आपको एग्जैक्टली इंडिकेट करने की कोशिश करता हूं कि भाई ये जो वाली चीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेंगे। तो चौड़ाई ऊंचाई दोनों में, पश्चिम में ऊंचाई जो ऊंचाई कम है लेकिन चौड़ाई ज्यादा है, पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में चौड़ाई कम है लेकिन जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई हमें ज्यादा अधिक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा हिमालय को यहाँ पर डिटेल में देख रहे होंगे। ये आपके सामने हमारा पूरा हिमालय है, यहाँ पर बात करेंगे तो हिंदू कुश पाकिस्तान में मिल जाएगा, सुलेमान हमें पाकिस्तान में मिल जाएगा, पामीर का पठार हमें ऊपर मिल जाएगा, और कुनलुन श्रेणी है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये हमारे मतलब की चीजें बहुत ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया में होना चाहिए। अब बात करते हैं हम अपने जो है हिमालय पर्वत की। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा ये भारत के सिर पर रखा हुआ एक मुकुट है। ठीक है, हिमालय की हम बात करेंगे, कश्मीर को भी हम ये दर्जा देते हैं। तो हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हिमालय का कुछ थोड़ा सा वर्गीकरण हमें पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। हिमालय को जो सबसे उत्तरी जो चोटियां मिलेंगी हमें, ठीक है, यहाँ पर जो सबसे उत्तरी चोटियां मिलेंगी उसको बोलते हैं, यानी कि हम ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय किसको बोलेंगे, यानी कि ट्रांस का मतलब होता है पार, तो ये किसको रेफरेंस लेकर करा जा रहा है, ग्रेट हिमालय हम जिसको देख रहे हैं, यानी कि ग्रेट हिमालय के ऊपर जितनी भी चोटियां देखने को मिलेंगी उनको बोलते हैं हम जो है ट्रांस हिमालय। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ग्रेट हिमालय हमारा ये है सबसे जो सतत श्रृंखला यहाँ से ऊपर से और इस तरह से नीचे पूरी एंडिंग तक यहाँ तक जा रही है ग्रेट हिमालय। तो इसके उत्तर में जो श्रेणियां मिलेंगी उनको बोलेंगे हम ट्रांस हिमालय। अब ये जो ट्रांस हिमालय है ना, इनकी जो साउथ से इनका जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है कि भाई जो ट्रांस हिमालय है उनमें ये जो निम्नलिखित नीचे दी गई चोटियां हैं इनका उत्तर से दक्षिण में जो है क्रम सजाइए। तो सबसे ऊपर हम यहाँ पर देख रहे होंगे काराकोरम, यहाँ पर के काराकोरम, उसके दक्षिण में लद्दाख के एल, काराकोरम लद्दाख जास्कर। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, काराकोरम लद्दाख जास्कर, ये जो श्रेणियां हैं ये हमें ट्रांस हिमालय का पार्ट देखने को मिल रही होंगी। तो इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर देख रहे होंगे। अगेन मैं आपको फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ कि जो ट्रांस हिमालय है वो ग्रेट हिमालय के उत्तर का पार्ट है। ट्रांस हिमालय की जितनी श्रेणियां हैं उनको हम देख रहे होंगे काराकोरम लद्दाख जास्कर, ये सारी श्रेणियां हमें ट्रांस हिमालय में मिलने वाली हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय देख लिया। ट्रांस हिमालय से दक्षिण की ओर आता है हमारा क्या, ग्रेट हिमालय आ जाता है हमारा, यानी कि महान हिमालय, या फिर इसको हम जो है हिमाद्री के नाम से भी जान रहे होते हैं। ठीक है, हिमाद्री इसलिए यानी कि हिम का आद्री, यानी कि यहाँ पर हमेशा ये जो श्रेणी है वो बर्फ से ढकी रहती है, बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची चोटियां मिलती हैं, बर्फ से एकदम पूरा ढका रहता है, इसलिए इसको हिमाद्री भी बोल रहे होते हैं, इसका दूसरा नाम। तो ध्यान रखेंगे, कई बार ये भी पूछ लेता है कि हिमाद्री के नाम से, ये क्वेश्चन भी आता है आपको, घटना चक्र वगैरह देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा भर भर के कि हिमाद्री निम्नलिखित में से हिमाद्री किसे बोलते हैं, लैंग्वेज में आता है इस तरह से। तो जो ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, उसको ही हम हिमाद्री बोल रहे होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ग्रेट हिमालय हो गया हमारा, उसके नीचे ग्रेट हिमालय में बहुत सारी पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेंगी, अभी हम उनको देख लेंगे ग्रेट हिमालय से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। ग्रेट हिमालय के दक्षिण में और नीचे की तरफ आएंगे तो हम मध्य हिमालय देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, मध्य हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी कई बार देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको ये लघु हिमालय भी देखने को मिल रहा होता है यहाँ पर, ये कई नामों से हमें देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय या फिर लघु हिमालय, इस नाम से भी हम यहाँ पर इसको देख रहे होंगे। इसमें भी कुछ पर्वत जो
श्रेणियां हमें वो देखने को मिलेंगे, उनके नाम आ जाएंगे। हम यहाँ पर देख रहे होंगे पीर पंजाल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है, धौलाधौर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी, महाभारत सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये सारी जो श्रेणियां हमें मध्य हिमालय में देखने को मिल रही होंगी। मध्य हिमालय से हम नीचे आएंगे तो मध्य हिमालय से नीचे मिल रही होगी हमें सबसे साउथ में मिल रही होगी शिवालिक श्रेणी, ठीक है, शिवालिक श्रेणी सबसे, यानी कि जो जो हिमालय है उसका सबसे नीचे का पार्ट मिलेगा शिवालिक श्रेणी, ठीक है। एग्जैक्टली हम यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको ये देखने को मिल जाएगा शिवालिक श्रेणी, ये रहा आपको, ठीक है। चलिए, अब हमने इनका नॉर्थ से साउथ से क्रम तो हमने देख लिया। यहाँ पर हम सबसे ऊपर में देख रहे थे ट्रांस हिमालय, उसके बाद देख रहे थे हम ग्रेट हिमालय, उसके बाद देख रहे थे हम लघु हिमालय, या फिर लघु हिमालय बात कर सकते हैं, या फिर हम मध्य हिमालय बात कर सकते हैं, तो लघु हिमालय में इंडिकेट कर लेते हैं। उसके बाद शिवालिक हिमालय, तो उत्तर से दक्षिण इनका ये क्रम हो गया। हमने ये भी देख लिया कि कौन कौन सी मेजर मेजर चीजें यहाँ पर, कौन कौन सी श्रेणी इसके बीच में आ रही है। अब देखिए, ट्रांस हिमालय में जो तीनों पर्वत श्रेणियां आ रही थी उनका उत्तर से दक्षिण भी क्रम देख लिया। अब आती है बारी ग्रेट हिमालय की। ग्रेट हिमालय से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है मित्रों, ग्रेट हिमालय से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट हिमालय में जितनी भी, या फिर ओवरऑल हम जब हिमालय की बात करेंगे तो ये जितनी पर्वत है ना, जितने पर्वत हैं, नंगा पर्वत और नमचा, यहाँ पर नमचा बारुआ तक, नंगा पर्वत से नमचा बारुआ तक जितने भी हमारे ज्यादातर मेजर जितने हम देखेंगे यहाँ पर हमारी जितनी पर्वत श्रेणियां आती हैं, इनका हमें जो है बात करेंगे तो इनका हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इनका पूरा जो पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम देखने को मिलता है। और एग्जाम में ये हमसे बार बार पूछा जाता है कि भाई ये जो जितनी भी श्रेणियां हैं इनका पश्चिम से पूर्व में जो है इनका क्रम लगाना है, ठीक है। तो ये जो पश्चिम से जो पूर्व में ये क्रम है हमारा देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। और जब ये चीजें क्रिस्टल क्लियर नहीं होती तो यहाँ से जो कंफ्यूजन बनने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा बनी रहती है, ठीक है। तो चलिए, अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पश्चिम में देखेंगे हम, यहाँ पर राकापोशी मिल रहा है, ये तो पीओके वाला एरिया चला गया। तो हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे, यहाँ पर मेजरली यहाँ से स्टार्टिंग से पूछा जाता है क्वेश्चन में, जो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पश्चिम में मिलेगा हमें नंगा पर्वत, ठीक है। तो आप कोड नेम के तौर पर यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, याद रखने के लिए आप अपने तरीके से अगर कोई एक्रोनेम या फिर कोई कोड बना पाए तो आगे, अगर आपको मैप याद ना रहे तो ठीक है, लेकिन मैप में देखना जरूरी है क्योंकि दिमाग में चीजें क्लिक होनी चाहिए। सबसे पश्चिम में मिलेगा हमें नंगा पर्वत, उसके बाद जाएंगे हम यहाँ पर, नंगा पर्वत के बाद जाएंगे तो नीचे आते जा रहे हैं हम, नीचे आते जा रहे हैं। उसके बाद मिलेगा हमें यहाँ पर कामेट, ठीक है, नंगा के बाद कामेट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम जाएंगे, हमें फिर मिल जाएगा यहाँ पर नंदा देवी, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं नंगा पर्वत, कामेत, नंदा देवी। और यहाँ पर ऊपर तो गुरला मानदाता, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर धौलागिरी, ठीक है। ये जो ऑप्शंस आते हैं मैं उनको बता रहा हूँ आपको ज्यादातर, ठीक है। यहाँ पर धौलागिरी मिल जाएगा, उसके बाद आपको अन्नपूर्णा मिल जाएगा, यहाँ पर ये रहा, ठीक है, अन्नपूर्णा मिल जाएगा। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मिल जाएगा हमें यहाँ पर जो है एवरेस्ट मिल जाएगा पहले, ठीक, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट डबल ए आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पर मकालू मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पूर्व की ओर चलेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट है एक कंचनजंगा मिल जाएगा हमें, ठीक है, यहाँ पर कंचनजंगा मिल रहा होगा। और फिर आगे बढ़ते हुए सबसे लास्ट में हम देख रहे होंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा नमचा बारवा, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर नमचा बारवा। तो ये सारे भाई हमें जितने भी देख रहे हैं ना, जितने भी पर्वत हमने देखे हैं, इन पर्वतों का आपको क्वेश्चंस में देखेंगे कि आपको लगभग 5 6 7 जो है पर्वत श्रेणियां दे देगा और उनका पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम है वो लगा लेगा। भाई बार बार रट लेना, बार बार याद कर लेना, अगर आगे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है तो एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा यही है। जो एग्जैक्टली जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं मैं आपको वही चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन एग्जैक्टली भाई बनते कैसे हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रख लेंगे, आप एक दो बार देख लेंगे, आप अपने पॉइंट आउट कर लेंगे, लिख लेंगे इन चीजों को ढंग से कि सबसे पहले नंगा पर्वत, फिर उसके बाद कामेट आएगा, फिर नंदा देवी आएगा, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी के बाद धौलागिरी आ जाएगा, फिर अन्नपूर्णा आ जाएगा, फिर अन्नपूर्णा के बाद जो है एवरेस्ट आ जाएगा, उसके बाद मकालू आ जाएगा, उसके बाद कंचनजंगा और इन द एंड हम नमचा बरुआ यहाँ पर सबसे पूर्व की ओर जो है देख रहे होंगे। तो इस तरह से जो मेजर सारी जो पर्वत श्रेणियां थी वो देख ली, ठीक है। जब हम विस्तार की बात करेंगे तो शिवालिक मिलेगा, ठीक है, सबसे दक्षिण में हमें शिवालिक पर्वत मिल रहा होगा। शिवालिक से नीचे फिर वाला ये वाला पार्ट जो देख रहे होंगे तो फिर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा भाबर वाला मैदान देखने को मिलेगा, कंकड़ पत्थर देखने को मिल जाएंगे, फिर जो तराई वाला एरिया मिल जाएगा। अभी हम सारे डिटेल में आगे देख रहे होंगे। फिर हमें जो है मैदानी भाग मिल जाएगा, खादर बांगर, बात हम आगे नीचे कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मेजर जितनी चीजें होती हैं, सारी जितनी भी मेजर चीजें होती हैं उनको ऑलमोस्ट जो है हमने देख लिया कि भाई क्वेश्चन हमारे कैसे कैसे बनते हैं, कहाँ कहाँ से चीजें कैसे बन के आ रही होती हैं, कौन सा जो पर्वत है वो कहाँ से बन के आ रहा है, ठीक है, और निर्माण कैसे हो रहा है पर्वत का, क्वेश्चन हमारे एग्जैक्टली जो एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में एग्जैक्टली अपना देख चुके हैं।
ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया ये सारा जो फिगर है, जितने भी हमारे मैप हैं, इन पर हम थोड़ा-सा फोकस करेंगे क्योंकि भाई यहाँ से क्वेश्चन हमारे जो है अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन रहे होते हैं। ठीक, चलिए एग्ज़ैक्टली दूसरा भी हमारे यहाँ पर जो है उच्चावच के जो यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं भारत की, वो पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएँगी। तो उनका और एक और जो मेजर भारत में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनका और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा-सा जो ओवरव्यू है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। तो काराकोरम तो अभी जस्ट हमने एक रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? काराकोरम की बात करी, K2 ठीक है? यहाँ पर देख रहे होंगे K2 यहाँ पर जो हम देख रहे होंगे भारत की सबसे ऊंची श्रेणी की बात करते हैं, हालांकि ये पीओके में आती है, ठीक है? जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये वाला जो एरिया हो जाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। तो जो K2 है वो जहाँ पर देख रहे होंगे, तो देखो ट्रांस अगर हिमालय की बात करें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये तीनों श्रेणियां मिल जाएंगी। ग्रेट हिमालय आपको ये देख रहा है ना पूरा हिमालय यहाँ तक जो लिख रहा है, ये पूरा एक ही लाल पट्टी दिख रही है। उसके बाद बीच में ये जो कटी फटी पट्टियां हैं यहाँ पर, ये जो जाएगा लघु हिमालय का पार्ट हम देख रहे थे ना यहाँ पर, ये लघु हिमालय का पार्ट हो जाएगा बीच में। उसके बाद सबसे नीचे में देखने को मिल जाएगा शिवालिक श्रेणी, ठीक है? उसके बाद भारत में ही कुछ अन्य जो पर्वत है उनकी हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पर हमें अरावली श्रेणी मिल जाएगी। अरावली श्रेणी की हम बात करेंगे तो हमें गुजरात और राजस्थान से लेके यहाँ का हमें गुजरात से लेके राजस्थान और कुछ पार्ट दिल्ली तक, ठीक है? दिल्ली में जहाँ से भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुखर्जी नगर का कुछ पार्ट भी ये है अरावली श्रेणी वाले पार्ट में आता है, ठीक है? तो अरावली श्रेणी यहाँ पर हम देखेंगे, विंध्य श्रेणी जो एमपी वाला एरिया है यहाँ पर हमें विंध्य श्रेणी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर हम सतपुड़ा, इनका भी यहाँ से भी क्रम पूछ लेता है एग्जाम में कि विंध्य, सतपुड़ा, महादेव, इनके जो उत्तर से दक्षिण क्रम है वो पूछ लेता है। विंध्य के दक्षिण में सतपुड़ा मिल जाएगी और थोड़ा सा साउथ ईस्ट में जो है हमें यहाँ पर महादेव श्रेणियां देखने को मिल रही होंगी। पूर्व की और बाद में जाएंगे थोड़ा सा हम यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर पश्चिमी घाट मिल जाएगा हमें। यहाँ पर ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर गोवा वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ के बाद हम नीचे की तरफ बढ़ रहे होंगे तो यहाँ पर ये पूरा जो ये जो तटीय भाग है इसको बोलते हैं हम पश्चिमी घाट, ठीक है? यहाँ पर हमें दक्कन का पठार देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर हमें छत्तीसगढ़ वाला एरिया, यहाँ पर जो बात करेंगे तो ये पूर्वी घाट मिल जाएगा हमें देखने को, ठीक है? तो पूर्वी घाट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ये वाला। यहाँ पर भी कुछ हमें जो पहाड़ी जो मनोरम दृश्य हैं वो देखने को मिल जाएंगे, कुछ पहाड़ी एरिया देखने को। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूर्व में गारो, खासी, जयंतिया, इनका क्रम भी आता है पश्चिम से पूर्व। ये एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में आ रखा है, बीपीएससी में आ रखा है ये, ठीक है? तो जो गारो, खासी, जयंतिया में देखेंगे कहाँ, मेघालय में मिलती है हमें, ठीक है? तो ये मतलब इनका क्रम भी देखने को पूछ लेते हैं हमें, ठीक है? नागा पहाड़ियां भी देखने को मिल जाती हैं, तो इनका क्रम पूछ लेता है। तो पश्चिम से पूर्वी हम इनको याद करते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, इसी क्रम में याद रखेंगे। अगर क्रम याद है तो हम अपने एग्जाम में क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर मेजर हमने चीजों को देख लिया है, जो मतलब जितने पहाड़ थे कि भाई कौन सा पहाड़ कहाँ पर सिचुएटेड है, कैसे कैसे सारी चीजें हैं, क्योंकि थोड़ी से यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं आपको मैंने वो भी सारी चीजें यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है? चलिए अब हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पर कुछ और हमारे जो पॉइंट्स होंगे उनके बारे में बात कर लेते हैं जो बचे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओके जस्ट अ सेकंड, चलिए यहाँ पर हम बात करें तो हिमालय की हम जब बात कर रहे थे तो हिमालय में हम एक चीज देख रहे थे कि भाई जो हिमालय वाला हमारा पार्ट है, ठीक है? तो हम बात करेंगे हिमालय की, तो मैंने आपको बताया था कि हिमालय का जो पश्चिमी भाग है उसकी अपेक्षा जो पूर्वी भाग है वहां की ऊंचाई में अधिक विविधता मिलेगी। यहाँ पर मैंने बताया था ना, ऊंचाई पूर्वी हिमालय की ज्यादा जबकि चौड़ाई कम है वहां की, ठीक है? तो हम बात करेंगे सबसे उत्तरी भाग में स्थित जो श्रृंखला है उनको महान हिमालय, जो हिमाद्री बोलते हैं, जिसको मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि सबसे ऊपर हमको ट्रांस हिमालय मिलता है। उसके बाद एकदम इस तरह से हमें जो है ग्रेट हिमालय देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमें कुछ ऐसे लघु हिमालय की श्रेणियां देखने को मिल जाती हैं और सबसे नीचे हमें जो है शिवालिक देखने को मिलता है, ठीक है? सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जो हिमाद्री, या फिर जो सतत श्रृंखला का मतलब है टूटी फूटी नहीं है। हम यहाँ पर जो है लघु हिमालय इसको देख रहे होंगे, कुछ अलग अलग जो श्रेणियां हैं उनमें टूटा हुआ है ये, लेकिन ग्रेट हिमालय की बात करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली वेस्ट से लेके और पूरा ऊपर तक एक श्रेणी की पट्टी के रूप में हमें जो लास्ट में सिंधु नदी से लेके यहाँ पर ब्रह्मपुत्र तक एग्जैक्टली देखने को मिल रहा होता है, ठीक है? तो सतत श्रृंखला इसका मतलब यही है, यानी कि जो टूटी हुई नहीं है। और सर्वाधिक ऊंचे जो शिखर हैं, अगर हम जो ग्रेट हिमालय की बात करें तो लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक जो शिखर हैं वो हमें मिलते हैं। हम देख रहे हैं ना कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है 8848, ये एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा भी है, पता नहीं कितनी बार अनलिमिटेड टाइम ये पूछा गया है। तो ये भी हमें कहाँ, ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है जो माउंट एवरेस्ट है, जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो हिमालय के सभी प्रमुख जो शिखर मिलेंगे हमें जो ग्रेट हिमालय है उसी के अंतर्गत मिल रहे होंगे, ठीक है? तो हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व की सबसे ऊंची जो श्रेणी है 8848, वो। उसके बाद देखो ऊंचाई के बाद क्रम भी पूछ लेता है कई बार, तो जो माउंट एवरेस्ट है उनके क्रम में सबसे ऊपर आ जाएगा हमारा जो मतलब हिमालय के जो ऊंचे शिखर होंगे उनमें माउंट एवरेस्ट सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद कंचनजंगा का नाम आ जाएगा जो कि भारत में मैंने आपको बताया, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे मकालू जो नेपाल में मिलेगी, धौलागिरी ये भी नेपाल में। देखो जो नेपाल है ना वो पूर्वी हिमालय में है, और मैंने बताया कि जो पूर्वी हिमालय में जो ऊंची ऊंची चोटियां मिलेंगी तो ज्यादातर जो ऊंची चोटियां हैं वो आपको हिमालय में ही मिल रही होंगी, ठीक है? तो जो अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, ये भी नेपाल में है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। नंगा पर्वत है वो भी भारत में मिलने वाला है, अन्नपूर्णा नेपाल, यहाँ पर इस तरह से ये सारी चोटियां हैं। आप आगे की स्टार्टिंग की 4-5 जो है उनको याद कर लेंगे, ठीक है? चलिए अब हम बात करें तो जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय की जो है उनकी अगर हम
ग्रेनाइट से बना हुआ है, यानी कि जो चट्टानों का एक प्रकार होता है, हम उसको बात करते हैं। और हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए हम इसको जो है सह्याद्री के नाम से भी हिमाद्री, सॉरी सह्याद्री नहीं, हिमाद्री के नाम से जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। हिमाद्री यानी कि हिम से ढका हुआ पूरा। ठीक है, ये सारी चीजें हम ग्रेट हिमालय के बारे में देख चुके हैं। अब हम ग्रेट हिमालय के दक्षिण में, मैंने आपको बताया था कि जब ग्रेट हिमालय के दक्षिण में आएगा तो उसके दक्षिण वाला जो हिमालय आता है उसको निम्न हिमालय, फिर हिमाचल हिमालय, लघु हिमालय के नाम से भी जान रहे होते हैं। और उसकी जो जो पहाड़ियां हैं उसकी ऊंचाई थोड़ी सी 3700 से 4500 मीटर, यानी कि कंपैरिजन में, हिमालय के कंपैरिजन में, जो ग्रेट हिमालय है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम ऊंचाई इनकी देखने को मिलती है। अब जो मैंने आपको बताया था ना कि जो लघु हिमालय, जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पर हमारा जो ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय हमारा इस तरह से मिल जाएगा, लघु हिमालय हमारा इस तरह से मिल जाएगा, और शिवालिक हमारा इस तरह से मिल जाएगा यहाँ पे। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये लघु हिमालय, इसके बारे में। तो लघु हिमालय की बात करेंगे तो पीर पंजाल सबसे प्रमुख और सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला यहाँ पर मिल जाएगी। तो लघु हिमालय मैंने बताया ना आपको कौन कौन सी आने वाली, लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत, ये जो श्रेणियां हैं ये पीर पंजाल जो है उसके, सॉरी, लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाली, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं। ठीक है, इसी जो श्रृंखला है हमारी, यहाँ पर कश्मीर की घाटी, कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है ये स्थित है। ठीक है, तो इनको हमें याद कैसे करना है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना सबसे ज्यादा, तो कश्मीर घाटी से, तो ध्यान रखेंगे कि जो कश्मीर घाटी है वो हमें यहीं पर मिल रही होगी। ठीक है, कांगड़ा और जो कुल्लू की घाटी है वो हमें यहाँ पर मिल रही होगी। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उसको याद करने की ट्रिक भी, मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता था पहले, तो मैंने पता है इसको कैसे याद करा था, बार बार पूछता था कि कुल्लू और मनाली की जो घाटियां हैं जो कि टूरिज्म के लिए काफी फेमस है, वो कौन कौन सी घाटियों के बीच में फेमस है। तो हमें ध्यान रखना है, जो भी व्यक्ति कुल्लू मनाली जाता है, सीधी सी बात है, फोटोज खींचता है, फोटो क्लिक करता है, बहुत ज्यादा फोटो क्लिक करता है, तो उन्हीं फोटोज को अपनी डीपी पे लगा लेता है। ठीक है, डीपी पे लगा लेता है उन्हीं फोटोज को। तो जो कुल्लू मनाली की जो घाटियां हैं वो डी स्टैंड्स फॉर यहाँ पर धौलाधर और पी स्टैंड्स फॉर यहाँ पर पीर पंजाल। ठीक है, तो ये धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में मिलेंगी हमें जो है कुल्लू और मनाली की जो घाटियां हैं। इस तरह से मैंने इनको याद करा था। ठीक है, तो चलिए ये हो चुका है हमारा। अब हम आगे बात कर रहे होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे तो हिमालय की जो सबसे बाहरी या फिर सबसे दक्षिणी श्रृंखला है, सबसे नीचे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वही सारी चीजें हैं शिवालिक वाली। अगर इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 10 से 50 किलोमीटर तक आपको देखने को मिल जाएगी, ऊंचाई की बात करेंगे तो 900 से 1100 तक मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे तो जो शिवालिक है, शिवालिक से नीचे मैंने आपको बताया था कि जो नदियों के संपीड़ित जो अवसाद हैं वहां से बनी एक जो श्रृंखला आएगी, उनको हम देख रहे होंगे। ठीक है, अब हम इनकी बात करेंगे तो निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी आएंगी। ठीक है, यानी कि निम्न हिमाचल यानी कि हमारा लघु हिमालय, हम बात कर रहे थे लघु हिमालय, फिर से बना लेता हूँ आपके लिए, यहाँ पर ट्रांस हिमालय था, यहाँ पर इस तरह से हमारा ग्रेट हिमालय था, इस तरह से हमारे यहाँ पर लघु हिमालय था, और यहाँ पर इस तरह से हमारा शिवालिक था। तो जब लघु हिमालय की हम बात करेंगे तो लघु हिमालय और हिमाचल के बीच में, यानी कि इस वाले एरिया में, यहाँ पर लघु हिमालय और इसके बीच में शिवालिक के बीच में, यहाँ पर जो लंबवत घाटी है उनको हम दून के नाम से जानते हैं। जैसे एक शहर का नाम है उत्तराखंड में देहरादून, यहाँ ठीक है, ये देहरादून को हम देख रहे होंगे, तो ये इनको हम दून के नाम से जहाँ पर जान रहे होते हैं। इतना सारा कुछ यहाँ पर दिया, हमने इनको कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा हिमालय है उनको नदी घाटियों की सीमाओं के अकॉर्डिंग भी जो है हिमालय का हमें जो है वर्गीकरण देखने को मिलता है। जब हम बात कर रहे थे ना कि पश्चिम में बात करेंगे तो पश्चिम में सिंधु से लेके पूर्व में जो है हमें यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र है यहाँ तक जो है हिमालय का विस्तार है। तो नदियों के अकॉर्डिंगली भी हिमालय उसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो नदी घाटी की सीमा के बीच में हम देखेंगे तो पंजाब हिमालय के अंतर्गत कौन आएगा। ठीक है, देखो अभी तक तो हम इस तरह से बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमारा जो हो गया ट्रांस हिमालय, यहाँ पर ये, यहाँ पे ये। अब हिमालय को हम नदियों के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे वर्टिकली हम देख रहे होंगे, यानी कि मान लीजिए अगर इस तरह से हम अपने भारत को यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तरी, और इस तरह से हम ये ऐसे करके चलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा ना हमारा ऊपर से भारत। तो जब इस तरह से नदियों को हम यहाँ पर बांटने की कोशिश करेंगे, एक नदी घाटी यहाँ पर इस तरह से इस तरह की आ जाएगी, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, ऐसे करके जो वर्गीकरण होगा उसको हम यहाँ पर नदी घाटियों के हिसाब से देख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सतलज और संधू के बीच में, इसको पंजाब हिमालय हम बोलेंगे। एग्जाम में आपसे कई बार ये पूछ लेगा कि जो पंजाब हिमालय है वो किन नदियों के बीच में स्थित मिलेगा। तो सबसे यहाँ पर हम देख रहे होंगे पंजाब हिमालय सबसे वेस्ट में मिलेगा हमें देखने को। तो यहाँ पर सतलज यहाँ पर मिल जाएगी, सॉरी यहाँ पर हमें सिंधु नदी देखने को मिल जाएगी और सतलज नदी देखने को मिल जाएगी। तो दो नदियां देखने को मिलेंगी, इन दोनों नदियों के बीच में जो पंजाब हिमालय में देखने को वो मिल जाएगा उसको। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि पंजाब हिमालय किन किन नदियों के बीच में, तो दोनों नदियों को ध्यान रखना है। उसी तरह
कुमाऊं हिमालय के बारे में पूछ लेगा, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? तो सतलज नदी, यानी कि जहां से हमने छोड़ा था इधर साइड थी हमारी सतलज, और ये वाली नदी हो जाएगी हमारी काली नदी। तो इसके बीच में जो हिमालय आएगा उस हिमालय को बोलेंगे हम कुमाऊं हिमालय, ठीक है, यानी कि सतलज नदी और काली नदी। अब यहाँ तक हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे यहाँ पर काली और तीस्ता, यानी कि काली नदी को हमने यहाँ 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 छोड़ा था, ये वाली आ जाएगी तीस्ता नदी। तो यहाँ इसके बीच में जो वाला ये वाला हिमालय होने वाला है, इसको बोलेंगे हम नेपाल हिमालय, क्योंकि ये दोनों और नेपाल वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तीस्ता और दिहांग नदियां, तो और थोड़ा सा हम आगे की तरफ यहाँ पर आएंगे, तीस्ता और दिहांग नदियां, ये वाला जो एरिया आएगा इसको बोलेंगे हम असम हिमालय, ठीक है। यानी कि कौन कौन सा हिमालय कौन कौन सी नदी घाटियों के बीच में आता है, उस तरह से भी हम एक प्रकार से इसका जो है वर्णन देखने को हमें मिल रहा होता है, ठीक है। चलिए आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात कर रहे होते हैं तो सबसे लास्ट में जो ऐसे करके जो हिमालय नीचे की तरफ जो मूव करता है, यहाँ पर जो नदी मूव करती है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर सबसे पूर्वी सीमा बनती है हिमालय की ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। एक तीखा मोड़ बनाते हुए पूर्वी सीमा की ओर फैल जाता है जो हिमालय, जो मैंने बताया यहाँ पर इस तरह से फैल जाता है, और यहाँ पर पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां देखने को मिलती है हमें, ठीक है। ठीक है, यानी कि जो मैंने बताया ना आपको, नागा पहाड़ी, नागा हिल्स, गारो खासी जयंतिया, मिजो हिल्स, जो सारी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं। पटकाई पहाड़ी, नागा, मिजो पहाड़ियां, सारी ये पहाड़ी पहाड़ी देखने को मिल जाती हैं। और देखिए ये हमारे प्यारे उत्तर पूर्व भारत का मनोरम दृश्य है, कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। ये वही सारी पहाड़ियां हैं जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, कितना प्यारा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने हिमालय का देखो फॉर्मेशन देख लिया, वर्गीकरण देख लिया, सारी चीजें देख ली, पहाड़ियां देख ली हमने बहुत जल्दी। ऑल्दो अभी जब हम 9 10th की जो 9th की एनसीईआरटी 10th में आ रहा होगा, वहां भी हम इनको देख रहे होंगे, 11th में भी देखेंगे, 12th में भी देखेंगे, वहां पर डिटेल्स और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह से जितना भी यहाँ पर डिटेल दिया गया था 9th में, उसके अलावा भी मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा के जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस तरह से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब हमारा ये हो गया हिमालय वाला जो पर्वतीय जो एरिया हो गया, वो हो गया पूरा पर्वत। अब हम उत्तर का जो मैदान है उस मैदान की बात कर रहे होंगे। मैदान का फॉर्मेशन को मैंने आपको बताया था कि जो 3 प्रमुख नदी प्रणालियां हैं, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों प्रवाह प्रणालियां और इनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, वो सारी उत्तर से पहाड़ों से जो है फ्लो करके आ रही होती हैं। और जो वो फ्लो करके आ रही होती है, तो मैंने बताया था आपको, अपर्दन, निक्षेपण, ठीक है, अपक्षय, इनके द्वारा अपने साथ कुछ अवसाद, कंकड़, पत्थर, रेत वगैरह लेके आती हैं, और वो जो लेके आ रही थी, वो नदी द्रोणियों वाला जो एरिया था उनमें जमा हो जाता है, और एक लंबे टाइम के बाद जो एक समतल भूमि का निर्माण होता है, इसको हम उत्तर भारत का मैदान करके बुला रहे होते हैं। देखो अगर इसके विस्तार की बात करें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर, और 2400 लगभग किलोमीटर लंबा, और ये 240 लगभग जो है चौड़ाई इसके में देखने को मिलती है। ये इस तरह हमारा जो उत्तर भारत का मैदान है ये फैला हुआ है, ठीक है, 320 किलोमीटर लगभग चौड़ा में देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर एक फैक्ट है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे, ये कई बार इंक्वायरी से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में जो माजुली है, माजुली द्वीप है, कहाँ पर मिलेगा हमें? ब्रह्मपुत्र नदी में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है, यानी कि सबसे बड़ा ऐसा नदी द्वीप है जहाँ लोग रहते हैं, इस पर माजुली जो द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी में देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए उत्तर भारत का जो मैदान है, उत्तर भारत के मैदान हम देख रहे होंगे कि समृद्ध मिट्टी है, पर्याप्त पानी है, अनुकूल जलवायु है, इसीलिए हम देखेंगे कि ज्यादातर जो जनसंख्या का निवास मिलेगा वो मैदानी क्षेत्रों में मिलता है। उसके कारक यही है, समृद्ध मिट्टी है, मिट्टी अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छा होगा, लोगों के लिए जीवन जीने की जो दशा है वो अच्छी मिलेंगी, पर्याप्त पानी देखने को हमें मिलता है नदियों के द्वारा, अनुकूल जलवायु देखने को मिलती है। तो सीधी सी बात है, बसावट भी सबसे ज्यादा इसी एरिया में हो रही होगी, इसलिए हम देखते हैं कि जो पहाड़ी एरिया है वहां पर लोग रहना कम पसंद करते हैं, मैदानी भाग में ही हमें जनसंख्या का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे नदियों के कुछ फीचर्स की बात करेंगे, तो जो नदियां पहाड़ों से जो है बह के आ रही होती हैं, जब हम बात करेंगे नीचे की तरफ जो अपने मुहाने पर जो नदियां आ रही होती हैं, तो वहां पर उनका ढाल कम हो जाता है, ठीक है, ढाल कम हो जाता है तो वहां पर उनकी स्पीड भी कम होकर आ रही होती है। अब मैंने बताया था आपको, उत्तर से जो बह के आती हैं तो अपने साथ कुछ अवसाद वगैरह लेके आ रही होती हैं। जब ये यहाँ पर इनका ढाल कम हो जाएगा तो ये अपने अवसादों को यहीं पर छोड़ देती हैं, और जब ये अवसाद यहीं पर जमा हो जाते हैं तो फिर नदी द्वीप बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, नदी द्वीप बन जाते हैं, जो हम आगे अभी हम जब अपवाद तंत्र पढ़ रहे होंगे तो वहां डेल्टा और एस्चुरीज में अंतर देख रहे होंगे, तो नदी द्वीप या फिर डेल्टा हम यहाँ पर इन सारी चीजों को देख रहे होंगे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है दो आब, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दो आब का मतलब क्या है? दो का मतलब तो दो, और आब का मतलब पानी, यानी कि दो नदियां फ्लो कर रही हैं। अगर मान लीजिए इस तरह से एक नदी ये है, ए नदी ऐसे बह के आ रही है, बी नदी ऐसे बह के आ रही है, ठीक है। अब इनके जो बीच वाला एरिया है, यानी कि दो आब, यानी कि दो पानियों के बीच का एरिया है, इसको हम बोलते हैं दो आब, ठीक है। ये जो वाला क्षेत्र है इसको नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं हम दोआब, ठीक है। अब हम यहाँ पर उत्तरी मैदान के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर जो ये उत्तरी मैदान है, इसको 3 इसका उपवर्गों में इसका क्लासिफिकेशन करा जाता है। एक तो होता है हमारा पश्चिमी भाग, एक जो पश्चिमी सबसे पश्चिमी भाग है, तो सबसे पश्चिमी भाग में बोलेंगे हम पंजाब का मैदान, ठीक है। यानी कि जब सबसे लास्ट में हम यहाँ पर देख रहे होते हैं, जब भारत हम यहाँ पर इस तरह से कुछ बना रहे होते हैं, तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलते हैं, यहाँ पर पंजाब देखने को मिलेगा ना, जब देखेंगे तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पर पंजाब देखने को मिलता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पश्चिम में देखेंगे तो हमें पंजाब का मैदान देखने को मिलेगा। और ये पंजाब का मैदान कौन कौन सी नदियों के अवसादों के द्वारा बनेगा? तो सिंधु नदी,
है ना, जो सिंधु नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो अवसाद लाकर बहाए गए हैं, उनके समतलन से जो मैदान का निर्माण होता है उसको बोलते हैं पंजाब का मैदान। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा जो भाग है यहाँ पर पश्चिम में भी ये कुछ इसका फैलाव देखने को मिल जाएगा। इसका ज्यादातर भाग है वो जो है पाकिस्तान में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो भारत के लिए गंगा और यमुना का जो दोआब है या फिर गंगा यमुना का जो मैदान निर्मित होता है वो भारत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गंगा के मैदान की दूसरे नंबर का है ये हमारा गंगा के मैदान की बात करेंगे तो ये घग्गर, तीस्ता नदियों के बीच में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर राज्यों की बात करें तो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, ये वाला जो जगह का निर्माण होता है ये गंगा के मैदान का विस्तार है। अब यमुना की बात करेंगे तो यमुना इसी की सहायक नदी है ना गंगा की। ठीक है, तो ये गंगा के द्वारा निर्मित जो मैदान मिलेगा। और आ जाता है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके पश्चिम में विशेषकर जो असम में स्थित मिलेगा। ठीक है, तो असम में जो मैदान मिलेगा वो हमें ब्रह्मपुत्र का मैदान देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब ये तो हमने सारी चीजें देख ली कि मैदान किस प्रकार का है, यानी कि एरिया वाइज डायरेक्शन के हिसाब से पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे। अब आकृतियों में भिन्नता के आधार पर भी जो हमारा उत्तरी मैदान है उसको 4 भागों में बांटते हैं और यहाँ से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो अभी हमने ऊपर वाला जो डायरेक्शन वाइज पढ़ा था उससे उत्तरी मैदान से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो उत्तरी मैदान से जितने क्वेश्चन आते हैं वो अब आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, जो मैदान है इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 4 भागों में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे होंगे, सबसे पहले मिलेगा हमें भाबर। ठीक है, तो हम सबकी क्वालिटी देख रहे होंगे, सबकी विशेषता देख रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से हमें भाबर। उसके बाद देख रहे होंगे हम देख रहे हैं हम यहाँ पर भाबर। भाबर के बाद आता है हमारा हाँ ठीक है, भाबर मिलेगा तो सबसे पहले हम भाबर को ही देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भाबर में क्या होता है, जैसे हम पढ़ रहे थे शिवालिक, तो फिर से मैं आपको एक यहाँ पर ट्रांस हिमालय था हमारा, यहाँ पर ग्रेट हिमालय था हमारा। ग्रेट हिमालय के बाद हमारे यहाँ पर इस तरह टूटी में उनमें हमारा लघु हिमालय मिल रहा था, उसके बाद हमें यहाँ पर शिवालिक मिल रहा था। मैंने बताया था कि शिवालिक का जो गिरपदी एरिया है, यानी कि इसके भी दक्षिण में हम आएंगे तो इसके यहाँ से जो नदियां आ रही हैं वो नदियां आ रही हैं अपने साथ शिवालिक से लेके आ रही हैं। अब वो कंकड़ पत्थर लेके आ रही हैं तो ये कंकड़ पत्थर यहाँ आके जमा हो जाते हैं और ये जो नदियां हैं इन कंकड़ पत्थरों के नीचे होके ही, इन कंकड़ पत्थरों के नीचे होके ही ये बह रही होती है और यहाँ पर जो गायब हो जाती हैं ये नदियां, यानी कि ऊपर जमीन की सतह पर कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं और नदियां नीचे होके बह रही हैं। तो इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम भाबर, है ना, जो शिवालिक की ढाल पे हमें मिलेगा। दूसरा पार्ट मिलेगा हमें तराई। अब ये जो भाबर के भी दक्षिण में यानी कि और नीचे आगे की साइड आएंगे तो हमें यहाँ पर तराई मिलेगा। अब जिन कंकड़ पत्थर ऊपर जो कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे जिनके कारण नदी यहाँ पर गायब हो गई थी, अदृश्य हो गई थी, जो तराई वाला एरिया है यहाँ पर आते ही ये फिर से दृश्यमान होने लग जाती है, जो नदी ऊपर होगी फिर से बहने लगती है तराई वाले एरिया में। और ये जो तराई वाला एरिया होता है, ये तराई वाला एरिया हम देखेंगे नेपाल वाला एरिया मिल जाएगा हमें, यूपी बिहार वाला जो कुछ नेपाल के समानांतर एरिया है इसको हम तराई वाला एरिया बोलते हैं। इसमें क्या है, तराई है तो यानी कि यहाँ पर पानी हमें ठीक ठाक मिल जाएगा, यहाँ पर हमें जो है दलदल वाला एरिया भी मिल जाएगा, घने जंगल भी हमें देखने को मिल जाते थे पहले, लेकिन पाकिस्तान के जो रिफ्यूजीज वगैरह आए थे उनको बसाने के लिए उन जंगलों को हमने काट दिया था। ठीक है, तो भाबर में हम देखा था कि जो नदियां विलुप्त हो जाती हैं सॉरी, भाबर की सबसे विशेष विशेषता यही है, इसीलिए भाबर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आता है कि भाबर में हम देख रहे थे कंकड़ पत्थर, पथरीली भूमि थी, यहाँ पर कंकड़ पत्थर गोलाश में पड़े हुए थे, इनके नीचे होकर जो नदियां बह रही थी तो नदियां यहाँ पर अदृश्य हो जाती हैं। यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है और यहीं पर जो अदृश्य नदियां हो गई थी तराई वाले मैदान में आके वो फिर से यहाँ पर हमें ऊपर देखने को मिलती है, जमीन के ऊपर आके वो बहने लगती है। तो तराई में और भाबर में ये दोनों अंतर है, तो इसको तराई में हम बातेंगे। तो वन्य वाइल्ड लाइफ काफी देखने को मिलता है हमें तराई वाले एरिया में और जो जंगल भी देखने को मिलता है, लेकिन मैंने बताया ना पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए थे उनको बसाने के लिए जो जंगल थे हमने उनको काट दिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर हो गया हमारा जो 2 को तो हमने देख लिया, यहाँ पर तराई भाबर। तीसरा आएगा हमारा खादर। खादर किसको हम बोलेंगे, खादर और बांगर से भी क्वेश्चन काफी अच्छे खासे आते हैं, बार बार क्वेश्चन, पीसीएस के फेवरेट एरिया है ये। ठीक है चलिए खादर को हम देख लेते हैं। खादर की हम बात करेंगे तो मान लीजिए जो नदियां हैं, नदी फ्लो करके आ रही है, अपने साथ पानी लेके आ रही है, तो ये बहुत नया वाला जो टाइम होता है। पहले हम बांगर को देख लेते हैं। बांगर क्या होता है, नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद लेकिन जो पुराने हो चुके हैं और वहां पर कंकड़ वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं, जो पुराने अवसाद हैं उनको हम बांगर बोलते हैं। और जो प्रतिवर्ष जैसे गंगा यमुना जैसी नदियां हैं जो प्रतिवर्ष हर बार नया जो अवसाद अपने साथ पानी के साथ बहा के लाती हैं, जो नए अवसाद होते हैं उनको बोलते हैं हम खादर वाला एरिया बोलते हैं। यानी यहाँ पर ये अवसाद बहा के लाई, अब नदी का जल स्तर है वो कम हो गया तो यहाँ पर जो जो भूभाग है वो निकल आया, उसको बोलेंगे हम खादर वाला एरिया। इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर जब ये अवसाद ला रही होती है तो अपने खनिज लवड़ वगैरह होंगे, तत्व होंगे, वो भी यहाँ पर ज्यादा होंगे इस मिट्टी में, तो इसलिए हम प्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि जो उत्पादन होता है फसलों का वो खादर वाले एरिया में ज्यादा हो रहा होता है। तो देख सकते हैं बांगर यानी कि पुराना जलोढ़ होगा उसको हम बांगर बोलेंगे। यहाँ पर बांगर लिखा हुआ है, ये कई जगह जो एग्जाम वगैरह है आपको ज्यादातर बांगर देखने को मिलेगा, हम नॉर्मल लैंग्वेज उसमें भी बांगर देखने को मिलते हैं। चूनेदार निक्षेप यानी कि जिन्हें हम कंकड़ बोलते हैं अपनी आम भाषा में, और नए निक्षेप होते हैं उनको, नए जो अवसाद होते हैं उनको हम खादर बोलते हैं। उपजाऊ होते हैं और यहाँ पर काफी गहन जो खेती की है उसके लिए आदर्श हो रहे होते हैं। ठीक है, तो 2 जो हमारी सलाह करती है, एक तो हमारा पर्वत या फिर हिमालय की
हमने बात कर ली और जो हमारा जो मैदान है उनकी भी हमने बात कर ली। ट्रस्ट में भले ही हम 9th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हिमालय से और जितने जो उत्तर भारत है, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उन क्वेश्चंस को मैंने आपने बता दिया है। आशा करता हूँ अगर ट्रस्ट करिए आप अगर इस एनसीईआरटी सीरीज को देख लेते हैं तो ज्योग्राफी आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ जो एनसीईआरटी के साथ ही मैं आपको क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को भी इंडिकेट कर रहा हूँ। तो जब भी आप प्रैक्टिस लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, इवन आप सब छोड़िए, आप बस एक बार पीवाईक्यू देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी पीवाईक्यू देख लीजिए और आपको भरोसा हो जाएगा कि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ऑथेंटिक है, वो भरोसे योग्य है कि नहीं है। तो आप इस तरह से हम जो एनसीईआरटी है अपने इस पहले जो दूसरे चैप्टर का पहला लेक्चर इसे यहीं विराम देते हैं। अगला जो लेक्चर आएगा इसका आपको ऑलमोस्ट 2 दिन बाद मिल जाएगा। तो जो अगला लेक्चर आएगा उस पूरे लेक्चर में हम अपने पूरे इस जो है चैप्टर है इसको निपटा रहे होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, चीज़ें आपको अगर समझ आ रही है, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी में कुछ भी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ जीएस ह्यूमर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप अपना सपोर्ट करें सो दैट जितने भी इनिशिएटिव चल रहे हैं आपको वो कंटिन्यूअसली जो है सतत रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। तो आशा करता हूँ आप इसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, सारी चीज़ों को आप ज़रूर प्रमोट करेंगे, आप दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, बाय बाय।